नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्रतिशोध में। आज बहुत महत्वपूर्ण खबरें। एक तो आप लगातार वो फोटोज देख रहे होंगे जो एससीओ से आ रही हैं। एससीओ की उन तस्वीरों में बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारत, ये जो नए तरह का एक अलाइनमेंट बन रहा है, उसमें भारत कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में है। ये भी कि अलाइनमेंट बनने देने में सबसे बड़ी भूमिका ट्रंप की है। ट्रंप ने जाने अनजाने अपना पैर ही जाकर कुल्हाड़े में मार दिया है। क्या यही वजह है कि पिछले कई दिनों से वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं? पूरी दुनिया ये सोच रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो गोल्फ खेलते खेलते अचानक नदारद कहाँ हो गए, वो क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई तरह की र्यूमर्स, कई तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं और उनके सामने नहीं आने से उन अफवाहों को और बल मिल रहा है। और शहबाज शरीफ, उनका चेहरा देखिएगा आज की इस तस्वीर में, आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान की और पाकिस्तान के नेताओं की हैसियत क्या है। लेकिन पहले ये खबर देखिए, एससीओ समिट में पाकिस्तान की बेइज्जती। पीएम मोदी का पाकिस्तान को खड़ा संदेश। डिनर हॉल में शहबाज शरीफ को किया इग्नोर। शहबाज देखते रहे, मोदी पुतिन हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहे। शहबाज शरीफ देखिए वहां किस तरीके से खड़े हुए हैं, इग्नोर्ड। ऐसा जैसे ये दोनों ही बड़े नेता उनको सी थ्रू कर रहे हो, ऐसे जैसे कोई हवा हो। उन्होंने उनकी प्रेजेंस को ना तो नोटिस किया, ना एक्नॉलेज किया। शहबाज शरीफ हाथ बांधे खड़े हुए हैं। और जब आप की दाढ़ी में इतने सारे तिनके होते हैं तो फिर उसके बाद आपके हाथ यूं ही बंधे होते हैं। चोरों वाली शारीरिक भाषा होती है, भिखारियों वाले अंदाज होते हैं, और वहां यूं शान से गुजर जाते हैं उस मुल्क के लीडर्स जिन्होंने अपनी जिंदगी को ज्यादातर सच्चाई और दूसरों के लिए उपकार के संदर्भ में सौंप रखा है। यहां देखिए, और यहां पर जिस तरीके से पुतिन उनके साथ जा रहे हैं, पुतिन की उसके बाद जो तस्वीरें आई कि दोनों 45 मिनट तक एक गाड़ी में साथ अंदर बैठे थे और पूरी दुनिया से एक तरीके से अलग भारत की और रूस की बातचीत हुई है। ये तमाम बातें क्या क्या रही हैं और आने वाले दिनों के लिए क्या इशारे इसमें छिपे हुए हैं। जनरल सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जनरल के सिन्हा और कैप्टन श्याम। स्वागत कीजिए दोनों का, बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद। सबसे पहले तो जरा ये समझें कि वहां से पुतिन और मोदी का यूं गुजरना और वहां शहबाज शरीफ का यूं खड़े रहना, यूं ऐसे जैसे उनको किसी ने खड़ा किया हो। कि अब तो मीम्स भी बन रहे हैं जिसमें कोई जूस लेकर उनको थोड़ा सा उसमें कुछ मॉर्फिंग हो रही है और मे आई ऑफर यू जूस सर, जैसा भी हो रहा है सर। ये जो था, ये शारीरिक भाषा क्योंकि रीड की जाती है इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म्स में, लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उनके अलाइनमेंट्स क्या कह रहे हैं। यहाँ आपने क्या देखा, इस तस्वीर में क्या है? देखिए, एक दरबारी होता है, एक दरबार में खड़ा है, हाथ बांधे खड़ा है, दरबान जैसा। हाँ, दरबान जैसा। हाँ। जी हजूर, हाँ। क्या आपके लिए लाऊं, हाँ। क्या करूं। हाँ। और उसके अंदर में एक बेचैनी होती है। हाँ। जब आप दरबारी बन के जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर में इतनी ज्यादा है जो चीजें अंदर है। क्योंकि देखिए, आप विश्व के पटल पे ही करते रहते हैं। एक तो हम तो कहते हैं ना, वो ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट वाला। आप दोनों के साथ जुड़ते हैं कि उनके अंदर में चोर है, मन में चोर जो होती है ना, कि हम चोरी कर रहे हैं, चाइना के साथ भी चोरी कर रहे हैं, अमेरिका के साथ, भारत के साथ तो करते ही रहते हैं। तो क्या हालत होगी? किसी ने तो बटलर कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रंप ने भेजा हो कि जाओ ठीक है वहां की खबरें बताना, लेकिन वहां कायदे में रहना, हाथ बांध के खड़े रहना, बस अपने आंख कान खोले रखना और फिर बाद में मेरे को टेलीफोन कर देना। देखिए, सावधान तो उनको पहले ही हो जाना चाहिए था। किसको? ये शहबाज शरीफ को। ये देर से सावधान हुए हैं। वो सावधान किस चीज के सावधान? सावधान होके खड़े थे ना, अभी आपने कहा। अच्छा, सावधान के। हाँ, अच्छा, मुद्रा जो है वो सावधान पहले होना चाहिए था उनको। लेट से हुए हैं और अब हुए तो क्या हुए, पहले होना चाहिए था। अब तो टेबल पे आने के लिए भी तैयार हैं, उसकी भी बातें शायद वो कर रहे होंगे, लेकिन उनको पहले सचेत हो जाना चाहिए था। बड़े लोग जब मिलते हैं ना, तो छोटे लोग इस तरह से चुपचाप देखते रहते हैं, कहां शून्य में निहारते रहते हैं और देखते हैं कि हमारा भी कब मौका आएगा। वही उनको लगा, उनके सामने से गुजर गए और वो देखते रहे। शहबाज शरीफ की यहाँ शारीरिक भाषा पढ़ लीजिए, देखिए कि एक वो मुल्क जो पूरी दुनिया में गड़बड़ियों में मुब्तला रहता है, उसका जब एक तरीके से सरदार कहीं पहुंचता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। और वहीं उस देश की बॉडी लैंग्वेज देखिए जो टर्की को भी उसकी आपदा में मदद भेज देता है, जो बांग्लादेश भी अगर मुसीबत में है तो उस पर ध्यान देता है, वो श्रीलंका के लिए भी खड़ा हो जाता है। कहीं पर जहां पर भी इंसानियत परेशान होती है वहां वो खड़ा दिखाई देता है, लेकिन अपने साथ दादागिरी बर्दाश्त नहीं करता। अगर उसको कोई टर्म्स डिक्टेट करने की कोशिश करेगा जो उसके देश के हित में नहीं है तो वो बर्दाश्त नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। उस देश के नेताओं की भी लैंग्वेज देख लीजिए। पुतिन भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने नेटो की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं किया, और भारत के प्रधानमंत्री भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने भारत के ऊपर जो ट्रेड के नाम पर थोपी जा रही चीजें थी, जिनमें भारत के रहने वालों और भारत के किसानों का भला नहीं था, उन्होंने कहा हमको ये नहीं चाहिए, हम पे आप थोपिए मत। और फिर अगर आप इस तरीके से अपने सैंक्शंस का और टैरिफ का डर दिखाकर हमसे चीजें करवाना चाहेंगे तब तो भूल जाइए। ये होती है रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी का सीधा होना।
और जब रीढ़ की हड्डी होती ही नहीं है तो आप चाइना की तरफ भी होते हैं, अमेरिका की तरफ भी होते हैं और खड़े होते हैं यूं हाथ बांधकर। अगली खबर देखिए, चीन में एससीओ के मंच से पीएम योगी ने पाकिस्तान को खूब फटकार लगाई। सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की किरकिरी हुई। एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद की आलोचना। आतंकी और आतंक के प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। शहबाज शरीफ जब वहां खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, उस समय एक तरीके से उनके मुंह पर तमाचे मारे जा रहे हैं। ये बातें उनको तमाचों से ज्यादा लग रही होंगी। और जब आपने गलत किया होता है, आपकी अंतरात्मा जान रही होती है कि आपने गलत किया हुआ है, बेशक आप बाहर उसको ये मेंटेन करने की, पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करें कि नहीं नहीं हमने तो जो किया वो सही किया, हम जो कर रहे हैं एज अ कंट्री वो सही कर रहे हैं, लेकिन उनका भी दिल जानता है सर ये तो मतलब, ये तो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक कहावत है, जबरा मारे और रोने ना दे। ये एक तो हाँ, जबरा मारे भी और रोने भी ना दे। ये तो सामने प्रधानमंत्री मोदी बिठाकर उनके मुंह पर सुना रहे हैं उनको। देखिए, ऐसी किसी की भी अपमान, और वो विश्व के पटल, आज तक किसी ने, दुनिया ने नहीं देखी होगी। आप और वो कहते हैं हम तो आकाश से भी, हिमालय से भी ऊंचे दोस्त हैं और समुद्र की गहराई से भी ज्यादा है। इसी चाइना को तो यही कहते हैं ना। और उन्होंने वहां दरबारी बना करके उसको किसी ने कहा बटलर, ही इज अ बटलर ऑफ आसिम मुनी। तो उसी तरह खड़े, उस सेम उनका ये है। और देखिए, आपने जो बात कही, जब आपके मन में चोर होती है, आपके मन में ये होता है कि आपने जो किया है वो सच्चाई नहीं है। और देखिए, आपको ये बताएं, पहलगांव का नाम आया, आपने ज्वाइंट स्टेट में जो बिल्कुल पहलगाम का नाम, हाँ? पहलगांव का नाम आया और उसने कहा, उसमें है पहलगांव के आगे विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है आतंकवाद। और आतंकवाद में 9 पॉइंट आए हैं, 1-2 पॉइंट नहीं आए कि बस आतंकवाद को एक कर दिया। तो भारत की जो जीत हुई है इसमें आतंकवाद के, और खास करके चाइना की धरती से, चाइना भी आतंकवाद का कहीं ना कहीं सपोर्टर था ही ना। तो मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि एससीओ की इससे पहले की मुलाकात, जिसमें रक्षा मंत्री हमारे देश के गए थे और जहां ज्वाइंट डिक्लेरेशन में ऐसी बातें थी जो भारत को मंजूर नहीं थी, उन्होंने पेन एक तरफ रख दी थी, तब से अभी तक बहुत सारा पानी बह गया है नदियों से और चीजें बहुत बदल गई हैं। क्या कैप्टन श्याम, ये बहुत क्लियर एक चेंज है? बहुत बड़ा चेंज है। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि जब उन्होंने अपनी कलम रखी थी वहां पे, तो बहुत ही अच्छा बड़ा संदेश दिया था उन्होंने पूरे विश्व को कि हम इसकी बात नहीं मानते अगर आप नहीं कहते पहलगांव को अटैक। हालांकि चाइना ने बाद में ये कहा कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन साथ में ये भी कह दिया। तो ये डबल नीति थी, उसके अगेंस्ट में क्लियर कट प्रिसाइज डिक्लेरेशन हुआ है जिसमें उन्होंने सारे पॉइंट्स क्लियरली कहे हैं और उनके तो और स्पष्ट आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान को लेकर चाइना की अभी तक जो स्ट्रैटेजी रही है उसमें एक बहुत एविडेंट शिफ्ट देख रहे हैं क्या? देखिए, एससीओ समिट में मुद्दा होता है टेररिज्म का, पर्यावरण का, कोऑपरेशंस का। ये ज्यादा ट्रेड का जगह नहीं है, ये जगह बनाई गई थी इन मुद्दों के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, और इसमें टेररिज्म पहला पक्ष है। उस हिसाब से चाइना जो कह रहा है, क्योंकि अगर वो होस्ट है तो उसे तो वो फ्रेम तो रखना पड़ेगा और उस फ्रेम के हिसाब से उसने पाकिस्तान को क्लियरली कहा है। अगर वो नहीं कहेगा तो आज के दिन में चाइना का कोई वर्चस्व रहेगा ही नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी खुद ही खराब हो रही है। तो उसको फेथ में लेना है विश्व को, और उस फेथ में लेने में पाकिस्तान को ये कहना जरूरी था और उसने क्लियर शब्दों में कहा है। एक बात जोड़ूं, एक चीज जोड़ना चाहता हूं। देखिए, यदि आपने हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आया है कि चाइना ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, ये वर्ड है, चाइना ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है ऑन टेररिज्म व्हिच बेसिकली बिलोंग्स टू पाकिस्तान, बिलोंग टू पाकिस्तान। तो ये बात यदि आपके एमईएस का है बयान, ये तो कहीं ना कहीं जो चीज पुख्ता हो रही है ना। और देखिए, उनको डंप तो करेगा ही, नॉट ओनली इन टेररिज्म, बाद में आप देखेंगे, क्योंकि जो चीजें आपकी सीपैक बना लिया, $72 बिलियन का। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी तक सीपेक के नाम पर पाकिस्तान की बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करता चाइना चला आ रहा था, लेकिन अब सीपेक को लेकर उसके जो मंसूबे थे वो परवान चढ़े नहीं, उधर अमेरिका से कुर्बत बढ़ गई है, इसलिए पाकिस्तान को अब बहुत ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त किया नहीं जाएगा, उसको कचरे की टोकरी में फेंकेगा चाइना बहुत जल्दी। आप ये कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये बहुत घाट का, मैं फिर कहूंगा घर का ना घाट का, जो दोनों तरफ खेलना चाहता है उसके लिए एक नौबत आती है जब वो घर का ना घाट का हो जाता है। धोबी का क्या होता है आपको मालूम है? अगली खबर देखिए, चीन के तिनजियान के पुतिन की कार में पीएम मोदी ने किया सफर। एससीओ की बैठक के बाद पीएम मोदी और पुतिन एक कार में निकले। पुतिन एससीओ समिट के लिए अपनी प्रेसिडेंशियल कार ऑरस लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऑरस में बैठकर पुतिन के साथ रिट्ज कार्ल्टन होटल पहुंचे। रिट्ज कार्ल्टन में ही पीएम मोदी पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। तो ये बताता है, देखिए आप जानते हैं कि ये जो औपचारिक जगहें होती हैं, जहां औपचारिक मुलाकातें होती हैं, वहां पर नेता पहुंचते हैं, अपने अपने रिसोर्सेज के जरिए पहुंचते हैं और वहां जाकर एक टेबल पर उनकी बातचीत होती है, साझा डिक्लेरेशंस होते हैं,
साइड लाइन में कुछ बातचीत होती है, लेकिन इतनी कुर्बत दिखाई नहीं देती कि एक दूसरे की गाड़ी में बैठकर वो आगे जाएं। अगर मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है तो ये भी मेक श्योर किया जाता है कि इसकी फोटो कहीं दूसरी जगह न जाने पाए। अगर कहीं कोई किसी की गाड़ी में बैठा, यहां पर प्रधानमंत्री और पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट एक गाड़ी में है, उसकी फोटो आती है, वो सार्वजनिक भी होती है, इसमें ऑप्टिक्स भी है, मैसेजिंग भी है, और उन दोनों देशों की जो हर एक थिक एंड थिन में एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे, जिसको कहते हैं टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप, वो फ्रेंडशिप और वो दोनों लीडर। सर इसके मायने क्या है? देखिए, और ये 45 मिनट में क्या बात हुई होगी सर? आप बताइए। देखिए क्या कारण है। अलास्का में भी आपने देखा था, उसमें पहले ट्रम्प जाके बैठते हैं और उसके बाद पुतिन, पहले पुतिन उसमें बैठ जाते हैं, फिर ट्रम्प आते हैं। यहाँ उल्टा है, पहले देखिए वहां पुतिन बैठे हैं, प्रधानमंत्री का आगमन, एक वेलकम किया जाता है। और देखिए क्या है, आप जब जाते हैं इन जगहों में तो बहुत बगिंग होती है, बहुत चीजें लीक हो सकती हैं। जब आप बात करेंगे वन टू, इट इज एब्सोल्युटली सिक्योर्ड है। ये रशिया से आया हुआ है एंड इट इज लाइक ए फोर्ट्रेस। उसके अंदर में आप पूरा आर्मर्ड है, कार है। आप बताइए 45 मिनट बात होना, इतने तो 40 मिनट तो केवल उनके बीच की टॉक हुई है, वहां हुई है। 45 मिनट को सब चीज निपटा दिया होगा। तो आप ये बता रहे हैं कि ट्रंप नजर नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे ये सब झटके हैं जो उनको लगातार मिल रहे हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, आपके इस चैनल में 2 दिन पहले मैंने ये कहा था कि एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर खुद इसलिए गए हैं कि वो सिर्फ जिनपिंग को नहीं दिखा रहे, या टैरिफ के अगेंस्ट की बात नहीं हो रही, या टेररिज्म की बात नहीं हो रही। वहां पे 2 बातें हो रही। जेलेंस्की के साथ उनकी जो बात हुई थी, तो 2 ट्रायंगल हमने बात की थी उस दिन। ये मैंने कहा था, एक ट्रायंगल है जो पुतिन और अमेरिका और भारत, ये एक ट्रायंगल है जो रशिया और उसका वॉर का है, और दूसरा ट्रायंगल है कि हमारा पाकिस्तान, चाइना और इंडिया का रिलेशन। तो जो बायलैटरल मीटिंग होती है ना, उसमें जो बात करेंगे चाइना के पुतिन के साथ उन्होंने जो बातें की होगी, चाहे वो युद्ध की बात है, चाहे वो टैरिफ के अगेंस्ट में क्या मुद्दे उठाने हैं, तो 45 मिनट इसीलिए लगा। और ये इंपॉर्टेंट बात सर बड़ी अच्छी बात डाली, मीम के तौर पर ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन बड़ा इंपैक्ट करती हैं। किसी ने कहा जब वहां पर तीनों ये बड़े नेता खड़े हुए थे, शी जिनपिंग खड़े हुए थे, पुतिन खड़े हुए थे और प्रधानमंत्री खड़े हुए थे, और उनके हाथ आपस में ऐसे मिले हुए हैं, तो किसी ने लिखा उसमें साथ में कि यहाँ शायद मोदी ये कह रहे होंगे कि यहीं से अगर रशिया यूक्रेन के सीज फायर का ऐलान हो जाए तो पुतिन को कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मैं तो ये कहता हूं। और सर एडिशनली खबर ये भी आ रही है कि नोबेल वाली जो कमेटी है उसमें जो 5 मेंबर्स होते हैं वो 3 खिलाफ हैं ट्रम्प के। बिल्कुल 5 के खिलाफ होने चाहिए थे। 2 कौन है जो उनके साथ में माल पहुंच गया होगा उनको। माल पहुंच गया होगा। देखिए अब माल का समय, क्योंकि अब वो जो ये है नोबेल पुरस्कार कमेटी है, यदि कोई देता है उनको वोट में, क्योंकि इतना ज्यादा ओपन हो चुका है। अभी तो अमेरिका की जनता, अमेरिका के कोर्ट, अब अमेरिका के पत्रकार इतनी गालियां निकाल रहे हैं, और उसके बाद नोबेल प्राइज के 2 लोग उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं। और देखिए जहां जहां भी ये कहते हैं ना कि हमने किया, मध्यस्थता करके हम शांति ला रहे, वहां अभी शांति कहां, शांति से इतनी दूर है। भारत भी अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, एससीओ में ये तमाम जो ऑप्टिक्स हो रहे हैं, ये फोटोग्राफ्स, ये बातें जो सामने आ रही हैं, ये कार वाली फोटो जो हम सामने रख रहे हैं, ये अमेरिका कैसे देख रहा होगा सर? इसके क्या मीनिंग और नुआंसेस निकाले जा रहे होंगे वहां? ट्रम्प की ट्रम्पेट अभी कम बज रही है, आपने जैसा कहा, वो भी इनविजिबल हो गए हैं, चुप हुए भौचक्के हैं, क्योंकि एक बड़ा फ्रंट एशिया का खुला है, और साथ में यूरो भी, साथ में रशिया भी, तो ये बड़ा फ्रंट खुल रहा है। और जो अपने को ये सुप्रीमेसी जो दिखाते थे अमेरिका, हर चीज में ये कहते थे, वो कहते थे, उसकी जगह पर एक बड़ा बहुत अच्छा सामयिक जगह है एससीओ का। ये तनाज में जो हो रहा है बड़ा मजेदार है, क्योंकि समय ऐसा है कि पूरा विश्व इस पर ध्यान गड़ाए देखा। तो ये जो आप कह रहे हैं सर, इस खबर को जरा बता देता हूं अपने दर्शकों को। 6 दिन, 1 हफ्ता बहुत होता है, 6 दिनों से ट्रंप दिखाई नहीं दिए। 26 अगस्त के बाद से ट्रंप कैमरे की नजर से गायब है। आखिरी बार ट्रंप को वर्जीनिया में उनके निजी गोल्फ क्लब में देखा गया था। ट्रंप के हेल्थ को लेकर सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर ट्रंप इज डेड ट्रेंड कर रहा है। दरअसल 29 अगस्त को यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा था कि अगर कोई अप्रत्याशित स्थिति हुई तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद ट्रंप के कंडीशन को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। तो ये भी ऐसा नहीं है कि बड़ी कोई सीधी सी बात है। अगर सीधी सी बात होती, ठीक है, तो एक राष्ट्रपति हैं, वो फैसला कर सकते हैं कुछ दिनों तक मुझको इनविजिबल रहना है या अपने आप में रहना है, अपने साइलोज में चले जाना है। लेकिन वहां पर कोई उपराष्ट्रपति ये नहीं कहता कि कोई अप्रत्याशित स्थिति हुई तो मैं चीजें संभालने के लिए तैयार हूं। ये दोनों बातें अगर आप जोड़कर देखते हैं तो अमेरिका के हिसाब से जो मामला है वो ठीक नहीं है, इशारे ठीक नहीं मिल रहे हैं जनरल सिन्हा।
कभी पैर फेंक के चलना, हाथ के अंदर में सारे, आपने इसका पूरा का पूरा जी। आपने इसकी की थी, आकलन की थी क्या चीज है। उसके बाद 6 दिन का नहीं आना सामने। देखिए आघात और प्रतिघात, और आप तो आपका नाम प्रतिशोध है, आघात प्रतिघात हो रहा है। और देखिए ये केवल नहीं कि यहाँ से कोई हो गया या RIC बन गई या SCO में हुआ, पूरे विश्व के अंदर में मानवता। नहीं, और सर दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आप कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, दुनिया भर में इसको लेकर बातें हो रही हैं, आप इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक में हैं और आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आप ये बताने के लिए कि आप ठीक हैं, अचानक आपके हैंडल से एक ट्वीट आता है दैट आई एम ऑल ओके। इस तरीके के संदर्भ, इस तरह के मंतव्य वाला एक ट्वीट अब आया है जिसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप एकदम ठीक हैं। लेकिन अगर किसी के बारे में कयास लग रहे हैं तो उसको सामने आकर बताना चाहिए या ट्वीट करके बताना चाहिए, क्योंकि ट्वीट में ये तो किसी के पास भी हो सकता है, उनके भरोसे के किसी भी व्यक्ति के पास उनका हैंडल होगा और वहां से ट्वीट किया जा सकता है कि मैं एकदम ठीक हूं सर। इसमें भी ये और ज्यादा शुभा को बढ़ावा देता है। देखिए ये चाहते हैं ना कंट्रोवर्सी में रहे, वो अभी जो अमेरिकन जो कोर्ट्स के ऑर्डर हैं उसको भी उन्होंने फटकारा है, वो कई लोगों को पीछे से कहते तो रहते हैं और सारी न्यूज आते रहती है। इसका मतलब कह रहे हैं कि मैं कंट्रोल में हूं, मैं देख रहा हूं सब चीजों को, सही जगह पे आऊंगा। शायद SCO की मीटिंग के लिए चुपचाप बैठे थे क्योंकि ये पता है कि बहुत बड़े बड़े लीडर एक सर मुझको लगता है ज्यादा झटका कहां से लगता है पता है आपको? इस खबर से। नोबेल शांति पुरस्कार कमेटी से ट्रंप को झटका लगा है। 5 में से 3 कमेटी सदस्यों ने ट्रंप के नॉमिनेशन का विरोध किया है। सदस्यों को ट्रंप के नेतृत्व में लोकतंत्र और मीडिया की स्वतंत्रता पर चिंता है। पाकिस्तान ने ट्रंप को 2026 नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। भारत के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि नॉमिनेट किया जाए। इनफैक्ट ये जो है, ये ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के इस बार उनके प्रेसिडेंशियल टर्म का सबसे बड़ा उनका ड्रीम बन गया है कि मुझको नोबेल पीस वाला नोबेल तो किसी तरीके से चाहिए ही। इसीलिए किसी बच्चे की तरह आपने देखा होगा कि उनके डेस्परेशंस को अलग अलग मौकों पर सतह पर आते हुए दुनिया ने देखा है। ऐसे में ट्रंप का गायब होना क्या वाकई, एक तो रशिया और यूक्रेन के बीच में वो जो शांति की कोशिश करने गए थे वो जाहिर है फेल हो गई। उसके बाद ये नोबेल पीस प्राइज वाला झटका बहुत बड़ा झटका है, और उसमें भी जो कसर रह गई थी वो SCO मीटिंग से आने वाले फोटोग्राफ्स किए दे रहे हैं। एक साथ इतना शायद बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हैं ट्रंप, और इसीलिए अगर ठीक भी हैं तो घर के अंदर कहीं डिप्रेशन में बैठे हुए। मैं ठीक कह रहा हूं सर? एब्सोल्युटली, आप इतना झटका ना दें उसको। 3 झटका हो गया, एक आप झटका प्रतिशोध से दे दिया। देखिए ये लेकिन सर ये नहीं, हमारे साथ कई बार इस तरह की चीजें हुई हैं जब भारत देश के ऊपर कई बार ऐसे मौके आए जब लीडरशिप के लिए बड़ी बड़ी अजीब स्थिति थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने वहां जाकर सामने आकर एक बोल्ड फेस दुनिया के सामने हमेशा रखा है, गंभीर, ये बताया है गंभीर, और पूरा इन कंट्रोल दिखाई दिए। ये इतने से में घर में बैठ गए। अगर ये सब ठीक है और घर में बैठे मतलब डिप्रेशन में। सबसे बड़ा झटका मालूम क्या है? वहां से जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जो रिंग कर दिया प्रधानमंत्री को, आप जा रहे हैं कहीं आपके लिए भी हम बोल दें कि आपको मिल जाए नोबेल पुरस्कार, क्योंकि अब आप देखिए ना ये परिस्थितियां बन रही हैं। ये परिस्थितियां नवंबर दिसंबर में आप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फोन करके भारत के प्रधानमंत्री से बात की है। उनको मालूम था मुलाकात होने वाली है पुतिन की और भारत के प्रधानमंत्री की, तो उनको ज्यादा उम्मीदें उधर ट्रंप बाबा से नहीं है, इधर मोदी जी से ज्यादा उम्मीदें हैं कि शायद ये अगर कहेंगे तो पुतिन अपना हाथ हल्का कर सकते हैं या हो सकता है इसको रोक दे पूरी तरह से। मैं यही बात कह रहा था जिस ट्रायंगल का, मुझे उस पर ज्यादा मेरा जो ध्यान जा रहा है लगातार SCO मीट में, वो ये जा रहा है कि वो पुतिन से मिलने गए। SCO तो ठीक है, SCO में तो कोई जा सकता था, 7 साल के बाद गए वो, लेकिन 22 में जब गए थे तो उन्होंने युद्ध का समय नहीं ये कहा था और वहां पर उन्होंने पुतिन को ही कहा था। तो इस बार भी कुछ निकल के ऐसा स्टेट डायलॉग तो नहीं आया है अभी तक, लेकिन वो 45 मिनट की बात बहुत जबरदस्त है। और मैं बात करूं आपके ट्रंप के चुप होने की, देखिए ये भी शातिर खिलाड़ी हैं, इस समय वो कोई प्रोवोकिंग स्टेटमेंट नहीं देना नहीं, तो ये तूफान के पहले की खामोशी है क्या? चुप, मैं मानता हूं। क्या तूफान का आ जाएगा? तूफान है कि इसके चाहे पहली वाला उन्होंने तुरंत टैरिफ, अभी तो देखिए इसको टैरिफ शुरू हुआ है, इंडिया पे हुआ, कई लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा जो कहते हैं ना आफ्टर इफेक्ट को एब्जॉर्ब करना और फिर डिसाइसिव नेचर लेना, क्योंकि अब कई सारे उनके विरोध हो रहे हैं उनके कंट्री में, उसके हो रहे हैं, तो उन सबों का आकलन कर रहे हैं। तो ये स्मार्ट खिलाड़ी तो मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि आपने जानबूझकर जितने आपके डोंगों में रायता रखा हुआ था पहले पूरा फैलाया, उसके बाद आप ही चिंता में भी बैठ गए। अरे आप ही का किया धरा है और आप ही चिंता कर रहे हैं। अगर कहीं और हो गया होता, आपके कंट्रोल में नहीं होता, आपके हाथ के बाहर होता, और फिर आप इस तरीके से ग्रम्पी होके या डिप्रेस्ड होके बैठ जाते तो समझ में आता। यहाँ किया धरा भी सब आपका है और चिंता में भी आप है। कमाल है। और टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका में ही घिर गए ट्रंप। दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले को अमेरिकी अदालत ने गैर कानूनी बताया है। अदालत में टैरिफ के गैर कानूनी घोषित होने पर भड़के ट्रंप ने टैरिफ को देशहित वाला कदम बताया।
ट्रंप ने कहा टैरिफ के बगैर अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ फैसला देने वाले जजेस पर भी गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि ये जज अमेरिका की बेहतरी के बारे में सोच ही नहीं रहे। अब देखिए, वहां का हर एक व्यक्ति जो ट्रंप के बारे में ठीक नहीं बोल रहा है या ट्रंप को आईना दिखाने का काम कर रहा है या ट्रंप के का सही एक तरीके से आपको जो आदमी आपको और अपने मुल्क को बर्बाद करने से रोके वो आपका हितैषी है ना, लेकिन हर वो आदमी इस समय ट्रंप को दुश्मन दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो अब ट्रंप के खिलाफ, और उनमें से वो लोग भी हैं जिन्होंने ट्रंप को वोट करके यहां तक पहुंचाया है, वो उनके खिलाफ खड़े होने शुरू हो गए। अब आप सोचिए, अगर एलॉन मस्क जिनकी बदौलत ट्रंप इस बार फिर से प्रेसिडेंट बने, अगर उनको भी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर अंदर एहसास हो गया कि भाई साहब हाथ जोड़ लेने में ही अब भलाई है, तो आप समझ लीजिए ट्रंप इस बार किस तरीके से एक अजीब सी मनोस्थिति लेकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सर ये बाकी जगह तो संभाल लेंगे, कहीं चाबुक चला देंगे, कहीं कोड़ा, लेकिन यहां क्या करेंगे? यहाँ पर अमेरिका में कैसे संभालेंगे लोगों? अमेरिका में जो फेडरल अपील कोर्ट है जिसने दिया है, उन्होंने कहा है जो इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी पावर लगा के उन्होंने टैरिफ को लाया है पूरे, वो बोलते हैं असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, अवैध है, ये वर्ड्स हैं। और उन्होंने कहा है ये टैरिफ अमेरिका को ही खा जाए, ये उनके रिमार्क्स हैं। हम दिखा रहे हैं सर, अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स ने क्या टिप्पणी की है। इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन्होंने कहा है। टैरिफ आदेश गैर कानूनी है, उन्होंने कहा है। असंवैधानिक है, असंवैधानिक। वो आप कैसे इमरजेंसी पावर लेकर के कर सकते हैं? और देखिए बाईपार्टीशन लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल रिपब्लिकन या डेमोक्रेट कर दिया, बाई पार्टीशन से ये चीजें आ रही हैं। वहां के पत्रकार लिखना शुरू कर दिए। 50 जो स्टेट्स हैं उनके अंदर 50501 करके एक आंदोलन चल पड़ा है, लोग सड़कों पे निकल गए हैं, और आपके भी होंगे, हमारे लोग भी हैं। क्या सर ये जो आपकी बातें हैं कैप्टन श्याम, बहुत जल्द क्या हम इनके खिलाफ इम्पीचमेंट वाली स्थिति फिर से आते हुए देख सकते हैं सर? देखिए, वो स्थिति अभी नहीं आ रही, क्योंकि लोअर कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया था टैरिफ के अगेंस्ट में, उसके ऊपर ये कोर्ट में उन्होंने दोबारा उसको वो बहाल किया है। उन्होंने कहा है कि यह टैरिफ लगना नहीं चाहिए था। इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल का अधिकार कांग्रेस को है, प्रेसिडेंट को नहीं है। जो बाइडेन ने भी किया था, और इसके पहले रशिया पे जो क्रीमिया पे अटैक हुआ था, उस समय ये पावर्स लगाए गए थे, सैंक्शंस, वो इसी पावर के अधीन लगाए गए थे, पर वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए हैं। एज पर द रूल जो है अमेरिका का लीगल फ्रेम, इस मामले में लीगल फ्रेम है एक्सटर्नल फैक्टर के लिए, जब देश पर कोई बाहरी इकोनॉमिक आपत्ति हो। कहते हैं 4 बार कुल महाभियोग वाली स्थिति बनी है सर, उसमें से 2 बार इनके साथ, ये पिछली बार भी इनके साथ इम्पीचमेंट वाली स्थिति बन चुकी है। सर मुझे तो लग रहा है कि अब अमेरिका पैनिक बटन दबा देगा बहुत जल्दी इनके खिलाफ। इम्पीचमेंट का आ चुका है, बयान आ चुका है, और ये आपके डेमोक्रेट के है, नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने कहा है कि आना चाहिए, और कांग्रेस को बोला है कि आप लेकर आइए इसको, अन बाईपार्टीशन लेकर आइए। तो इम्पीचमेंट के लिए तो होगा। देखिए ऐसा है कि केवल एक सर, लेकिन ये वहां का एक बड़ा वर्ग ऐसा है, इन्होंने 3-4 जैसे स्टीव विटकॉफ हो गए, नोवेरो हो गए, इनको इन्होंने रखा हुआ। अब नोवेरो को देख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, रशिया के तेल से हिंदुस्तान में ब्राह्मणों को, ये सर क्या स्टेटमेंट है सर, कहां से लाते हैं ये? डीप स्टेट ये डीप स्टेट है, ताकि वो भारत में जो व्यवस्थाएं हैं उनके बीच में कहीं फूट डाल सके और भारत में दरकाव की स्थिति बना सके। इसलिए ये टूल किट आपने भारत में नहीं सुना? हाँ, ये सुना ना, बिल्कुल, ब्राह्मण नीचे ऊपर, ये चीज यहीं से तो क्या सर उसी का एक्सटेंशन या जातीय जनगणना फलाने ठिकाने उसी का एक्सटेंशन है क्या सर? मतलब क्या वहीं से कुछ लोग या तो कान भरते हैं या जेब भरते हैं, जहां से यहां से फिर हम इसका परिलक्षण देखते हैं। ये तो प्रोवोकिंग स्टेटमेंट हुआ ना, ये तो प्रोवोकिंग हुआ। भारत के स्वास्थ्य, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लीगल राइट्स है, हमारे लोगों को भड़काने का काम हुआ। एक बात मैं आपको कह दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो उनके जजेस हैं, क्योंकि इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आप कह रहे थे इम्पीचमेंट की बात, वहां जजेस इनके सब बैठाए हुए हैं, 7 में से ज्यादा इनके 3 जजेस इनके अपॉइंटेड किए हुए हैं। ये फेवर में अक्टूबर में तक रोका है उन्होंने, अक्टूबर में ये कितना वाहियात बयान है, जरा देख लीजिए। अब ये जरा देखिए, ये दिखा देता हूं, उसके बाद जो सर कह रहे हैं उसके तरफ जाएंगे। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार हैं पीटर नेवेरो, निहायत बेतुका बयान। ट्रंप के सलाहकार बोले रूसी तेल से भारतीय ब्राह्मणों को मुनाफा है। सर इत्तेफाकन मैं भी ब्राह्मण ही हूं, लेकिन सर मुझे कोई फायदा हुआ नहीं है इस तरीके का कि वहां के तेल खरीदने से केवल मुझको मुनाफा हो और मेरे साथियों को या भारतवासियों को, दूसरों को मुनाफा ना हो। ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं? एक मुनाफा तो हुआ है, ब्राह्मणों से अमेरिका के ऊपर में भी खलबली है। देखिए चाणक्य भी थे आपके ही, चाणक्य नीतियां लगती हैं, और ब्राह्मणों से यदि ब्राह्मण का नाम आया, ठीक है, ये बांटने की उन्होंने जो की है, ये घिनौना रूप है, और ये ऐसा नहीं, ये खेला जा रहा है बहुत दिनों से, और वो तो खुल के आ गया क्योंकि टूल किट वहीं से चलती है। अब मैं आपको बताता हूं, डीप स्टेट ये गेम खेल रहा है भारत। अब ये देख लीजिए अमेरिका क्या करता है। अमेरिका दुनिया भर में प्रवचन देता है समानता वाला,
वहां व्हाइट्स और ब्लैक्स के साथ क्या स्थिति है वो आपको मालूम है। ब्लैक लाइफ मैटर्स किस तरीके का वहां आंदोलन चल रहा है ये भी आपको मालूम है, चलता रहा है आपको मालूम है। अपार्थीड किस तरीके से रहा है वहां ये आपको मालूम है। और यहां भारत के समाज में दरकाव डालने वाले बयान वहां से दिए जा रहे हैं। भारत के रूस और चीन के करीब आने से दुनिया में अशांति फैलेगी कहा जा रहा है। भारत पर लगे 50% टैरिफ को एक बार फिर से जस्टिफाई करने के लिए ये पूरे बयान दिए गए हैं नेवारो की तरफ से। सर ये नेवारो का ये बैकग्राउंड क्या है, किस तरह के, क्या ये भारत विरोधी, सख्त भारत विरोधी व्यक्ति हैं? देखिए सबसे पहले मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। ये गलत स्टेटमेंट है किसी भी कंट्री के लिए। आंतरिक मामलों में दखल है। वो कह रहे हैं कि हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो हमारा कॉर्पोरेट जो है इंडिया में वो सब के सब अपर कास्ट के लोग के द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है। भारत रशिया से तेल खरीद रहा है और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है उसको रिफाइन करके दूसरे देशों को बेच के पैसे कमा रहे हैं और एक्चुअली पैसे पूरे समाज में नहीं जा रहा है। आप कौन होते हो हमारे समाज को पूछने वाले? आप अपना समाज देखो, अपना समाज संभालो। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं कि आप किसी के इंटरनल मामले में दखल दे रहे हो। आपकी टैरिफ की बात हो रही है, हमारी टैरिफ आपकी टैरिफ की बात हो रही है, उसका कैसे उपयोग हो, कौन उपयोग करे, कैसे करे, ये आप कौन हम तो बताने वाले हमको। तो ये उनकी जो बात है नेवारो की बहुत गलत है और इससे हमारी सामाजिक पीटर नेवारो एक के बाद दूसरा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं सर? देखिए पीटर नेवारो जो हैं ये एक प्रोफेसर थे और प्रोफेसर से और ये इनका सोच रहा है। इन्होंने 4 किताब लिखी है, इन्होंने चाइना के ऊपर 4 किताबें और पूरा का पूरा चाइना को ये टारगेट करते हैं। भारत को टारगेट करने का जो चीज है बिकॉज ये चले गए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए 3 महीने के लिए जेल गए थे कहते हैं। अच्छा जेल जा चुके हैं ये अपने कारनामों के लिए कहते हैं उसका फायदा उठाने के लिए मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए गए और इसलिए उनको व्हाइट हाउस में मिला। अभी आपको पता ही है कि टैरिफ के एडवाइजर हैं वहां से आए हैं, अपने को सेक्रेटरी भी बोलते हैं। तो है क्या चीज डोनाल्ड ट्रंप? तो मतलब क्योंकि इस समय ट्रंप की स्कीम ऑफ थिंग्स में भारत वैसा नहीं है तो इस तरह का बयान देने वाला जो व्यक्ति होगा वो ट्रंप की निगाहों में और ऊपर जाएगा और उसको वहां की मलाई खाने को मिलेगी। इसका सीधा सीधा हिसाब ये समझ लीजिए। और टैरिफ मामले में ट्रंप की किरकिरी हो रही है। वरिष्ठ अमेरिकी पत्रकार ने ट्रंप को लताड़ लगाई है। अमेरिकी पत्रकार रिक सैंचेज ने कहा है ट्रंप ने टैरिफ कूटनीति की वजह से नहीं बल्कि निजी प्रतिशोध की वजह से ये टैरिफ लगाया है। ये कूटनीति नहीं है, ये अपना विंडिक्टिव नेचर है, अपनी स्कोर सेटलिंग है जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। ये बिल्कुल बिल्कुल यही दिखाई दे रहा है सर। एब्सोल्युटली क्लियर है इसमें। एब्सोल्युटली कहते हैं ना ये एब्सोल्युटली सबके सामने पूरा विश्व, ये नहीं कि ये इन्होंने पत्रकार ने पूरे का पूरा विश्व आज के दिन में ट्रांसपेरेंसी है। आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से सब लोग जान रहे हैं और सब लोग पढ़ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ट्रंप की यदि प्रॉब्लम है तो वो निजी प्रॉब्लम है। आपने बता दिया कि उनको चाहिए नोबेल पुरस्कार, उनको बनना है एकदम एब्सोल्युटली कि हम दुनिया के सबसे बड़े ऐसे हैं कि शांति लाते हैं। मगर ये जो आप प्रॉक्सी से चीज करना चाहते हैं और देखिए इस बार ट्रंप फंसे हैं, मन से हैं वो, मैं ऐसा मानता हूं वो फंसे हैं डीप स्टेट। अदरवाइज ट्रंप दूसरे टर्म में पूरे के पूरे बदले हुए दिखाई देते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि डीप स्टेट की वजह से वैसा कर रहे हैं? डीप स्टेट मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका में पढ़िए जाकर, मैं तो पढ़ता हूं। फॉक्स न्यूज में मैंने देखा है जो तो ट्रंप देखते हैं उनमें यह है कि इनको डीप स्टेट लेकर आया है और डीप स्टेट में कहीं फंस गए, नहीं तो पाकिस्तान को तो क्या इस समय ट्रंप असल में डीप स्टेट से ब्लैकमेल हो रहे हैं और ट्रंप को डीप, क्योंकि आप जानते हैं ट्रंप की अपनी जिंदगी इस तरीके से रही है जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं कि किसी के पास भी उनकी कोई खुफिया जानकारी हो सकती है और उस खुफिया जानकारी के बेसिस पर हो सकता है उनको अपने इशारों पर नचाया जा रहा हो। और क्या डीप स्टेट कठपुतली की तरह, क्योंकि चुनकर आए हुए व्यक्ति को दुनिया में, समाज में मान्यता होती है, इसलिए चेहरा उनका सामने रखा जाए ट्रंप का और किया वो जाए जो डीप स्टेट करना चाहता है। क्या ये हो रहा है? अगली खबर देखिए, पुतिन के दौरे के बीच मॉस्को में हमला हुआ। मॉस्को के बालाशिका में बहुत बड़ा हमला हुआ है। अटैक के बाद गोदाम में भीषण आग लगी है। कई किलोमीटर तक सुनाई दिया है धमाका। यहां पर देखिए आप, ये आपको दिखाई दे रहा है मॉस्को में ये धमाका। ये बताता है कि जब पुतिन इस समय एससीओ की बैठक में है, यहां पर यह धमाका एक तो यूक्रेन की तरफ से एक बड़ी हिमाकत है और निश्चित रूप से अब एक बड़ा पलटवार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रशिया की तरफ से। हर समय देश काल परिस्थिति का बड़ा महत्व होता है, किस समय क्या किया जा रहा है का इसका बड़ा महत्व होता है। इस समय इस तरह के हमले में मैसेजिंग क्या है कैप्टन शाह? देखिए, जब कोई जनरली ऐसा होता है कि जब कोई टेबल पे नेगोशिएशन या कोई बड़ा मीटिंग होती है, बड़ी या समिट होता है, तो उसके पहले ये मसल फ्लेक्सिंग्स होती है, ये पोस्चरिंग होती है। अब इस समय ये तो देखिए रशिया और यूक्रेन लड़ाई पर है और उनके प्रेसिडेंट बाहर हैं
लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि प्रेसिडेंट बाहर हो तो पूरा कंट्री असुरक्षित हो जाए। ये अटैक उन्होंने करके एक मैसेज जरूर दिया है कि तुम मॉस्को से बाहर हो, अब देखो तुम्हारे मॉस्को जला रहे हैं, पर इससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। और एक और बात कहूं, मैं पिछली बार हम बात कर रहे थे पिछले मुद्दे पर, ये जब जेलेंस्की कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रशिया से युद्ध करो दो, तो ये नवेरो कौन होते हैं बोलने वाले हमको कि आप जो हो मोदी का युद्ध है रशिया यूक्रेन का, ये कैसे हो रहा है? तो ये गलत है। और इसलिए पुतिन, जेलेंस्की और भारत का जो अपना त्रिकोण है ये समिट में निकल कर आएगा। रशिया अगर यूक्रेन अटैक कर रहा है तो ये लोकल मामला है मॉस्को के अटैक का, इसे हम एक लोकल मामले के रूप में देखते हैं। हाँ, मैसेजिंग जरूर कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट बाहर है तो इससे संवेदनशीलता और ये वर्ल्ड में न्यूज निकल के आती है और लोग इसको देखते हैं कि ऐसा हुआ। अगली खबर देखिए, हमास पर इजराइल ने फिर से बरसाए बम। इजरायली हमले में मारा गया हमास प्रवक्ता। गाजा सिटी के अपार्टमेंट में छिपा हुआ था। एक दिन पहले खून से कीमत चुकाने की धमकी दी थी। इजराइल को कहा गया था कि तुम अपने खून से, अपने लोगों के खून से कीमत चुकाओगे। हमास के प्रवक्ता ने यह बात कही थी और आज जो अपार्टमेंट जहां पर रहकर वो ये धमकियां दे रहा था, आज उसका नमस्ते हो गया है। ये है इजराइल, और इसीलिए इजराइल का एक महत्व भी है और पूरी दुनिया में उसकी बातों का वो वाला वजन भी है कि एक बार कह दिया तो फिर अगले दिन ये हो जाएगा, इसकी गारंटी रहती है। ज्यादा से ज्यादा विलंब होगा तो महीना डेढ़ महीना, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली उनकी आंखें और उनके लोग उस व्यक्ति का पीछा कर रहे होते हैं और उसको उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। एक बार फिर से इजराइल ने साबित किया। एब्सोल्युटली, ये दिख रहा है आपको। एक दिन पहले ये कहता है कि खून से, और देखिए उन्होंने क्या किया। देखिए इजराइल की जो डिटर्मिनेशन है ना, वो उसकी स्टेइंग पावर है। इतने छोटे देश, इतने कम लोग, और पूरे के पूरे चारों तरफ से घिराव कर रहा है। इसके अलावा आप अभी शायद बताएंगे किस तरह से उसने हुती के ऊपर में किया है। उनके प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रियों को मारना इतना आसान नहीं है। दे आर इनसाइड, वहां हो रहा है, यहाँ कर रहे हैं। तो आप बताइए कि उसकी आप पावर को तो मानेंगे ना। अस्तित्व की लड़ाई है। अस्तित्व की जब लड़ाई होती है ना, तो ऐसा ही होता है। दूर तक गंभीरता से धीरे धीरे अपने सारे जो उनके मकसद है उसको वो पूरा करते हैं। तो ये जो स्पोक्स पर्सन है उनका बहुत दिनों से ये मास्क रहता था, हमेशा अपने को कवर में रखता था। और ये अल कासिम ब्रिगेड जो उनका है, जो हमास का जो मिलिट्री विंग है, उसके लिए सारी बड़ी बड़ी वीडियोस बना के रखता था। लेकिन सर इसमें बहुत बड़ा सबक भी है। इसमें बहुत बड़ा सबक भी है कि बातों के वीर बनने का कई बार इस तरीके से नुकसान होता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में बहुत सारे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान से अक्सर धमकियां, अक्सर बड़ी बड़ी बातें, उसमें बिलावल भी शामिल हो जाते हैं, उसमें इनके कई मंत्री भी शामिल हो जाते हैं। अक्सर उनको अचानक कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई इंजेक्शन मारा हो और अचानक वो आकर भारत के खिलाफ बातें करने लगते हैं, कश्मीर का राग अलापने लगते हैं। बातों की भी किसी दिन जान देकर कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये बात भी ध्यान रखी जानी चाहिए। इजराइल ने यह सबक दिया है कि देखो इन्होंने कल मुंह चलाया, आज ये अंजाम को पहुंच गए। अब धीरे धीरे इस तरीके के लोगों का ये हश्र होना चाहिए। अगली खबर, यमन के हूती विद्रोही, अभी यही बात कह रहे थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने खाई जवाबी हमले की कसम। इजरायली एयर स्ट्राइक में पीएम मंत्रियों की मौत से भड़के हूतियों ने कहा अपने नेताओं की मौत को याद रखा जाएगा। इजराइल में अब कोई सुरक्षित नहीं, विदेशी कंपनियां देर होने से पहले इजराइल छोड़ दें। इतनी बड़ी बड़ी बातें सर 15 नवंबर 2023 से कर रहे हैं। क्या आपने किया? यदि हमास पे किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज तक बेन गुरियन एयरपोर्ट से आगे निकले नहीं। एक या दो कोई हुआ होगा फैक्टर। मगर देखिए इसके पहले भी हूतियों के अगेंस्ट में बहुत पूरे 12 देश, अमेरिका ऐसा देश करता रहा। जब आया इजराइल तभी कर पाया। उसके प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रियों को मारना, उनके सना में चले जाइए, उसके हुदेदा में चले जाइए। जिस तरह पता नहीं इनके पास कौन सा हथियार है, इनके पास कौन सा बम है जो सबको छेद देता है। उनको लेबनान में जाकर के मार जाता है, इजराइल के अंदर मार जाता है। आप ईरान के अंदर में इतने लोगों को मारना, और यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं अब धीरे धीरे करके। और इन्होंने कहा है, कसमें खाई हैं कि इसके बाद नंबर आपका है। देखिए अगर मैं इसको मानूं तो मैं मानता हूं कि इजराइल एक बहुत ही सोची समझी नीति के तहत HHH, पहले हमास फिर हिजबुल्ला, और ईरान से जो थोड़े दिन लड़ा था ना, वो भी जो विड्रॉल है उसका वो अपने हित में है। उसको पता है कि ईरान खुद नहीं लड़ता और डिस्टेंस बाय जो अलग है, लेकिन हमास जो है मेडिटेरियन को, रेड सी को अफेक्ट करेगा, उसके शिप्स को अफेक्ट करेगा, तब वो H पर पड़ गया है। तो पहला H, दूसरा H, अब तीसरा H। उनके लीडर कह रहे हैं कि ईरान से लड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हिजबुल्ला, हमास, हूती। यस, हमास, हिजबुल्ला
आप देख रहे हैं स्टेप वाइज हमास के साथ तो चली रही है, करीब करीब खत्म कर देंगे। उसके बाद वो गए थे हिजबुल्लाह में, लगातार उन दिनों कहता था कि अभी हिजबुल्लाह से नहीं लड़ेंगे, रॉकेट फायर करते रहेंगे, नहीं लड़ेंगे, और वही हुआ। आराम से 6 महीने साल भर लगाया, फिर हिजबुल्लाह पे लेबनान पे गए। अब उन्होंने ये थर्ड फ्रंट, उस समय हुती को चुपचाप दूर से कुछ मिसाइल्स में एलियट पोर्ट पे उन्होंने अटैक किया था, कुछ मिसाइल्स को मारे थे, इजराइल शिप को पकड़ लिया था, जो भी फ्लैग कैरिंग शिप्स थे रेड सी से। तो इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। इंड्योरेंस फ्रीडम जो हमने ऑपरेशन इंड्योरेंस फ्रीडम किया, उसमें अमेरिका वहां गया और यूके के साथ मिलकर उसने डिस्ट्रॉय किया हुती के कैंप्स को। और अब इजराइल के बारे में वो जगह इजराइल को मिली है, इजराइल अपना काम करेगा और पूरी तरह से सफाया करेगा हुतीज का। तो तब ज्यादा मुंह चलाया जाता है जब असल में करने के लिए उतना कुछ नहीं होता है। आप देखते हैं वो तमाम देश जिनमें सब्सटेंस होता है, ज़र्फ होता है, मादा होता है, वो कर देते हैं, मुंह ज्यादा नहीं चलाते हैं। और इस तरह के जो प्रॉक्सीज या मुल्क होते हैं जो मुंह के बड़े हीरो बनते हैं, वो असल में इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको खुद मालूम होता है कि इसके अलावा बाकी दूसरे चारे उनके पास कम है। और अमेरिका और सऊदी अरब को सता रहा है ईरान का डर। सऊदी अरब में अमेरिकी एयर डिफेंस थर्ड तैनात हो गया है। सऊदी अरब की फौज ने अमेरिका से ट्रेनिंग ली है। सऊदी अरब में पहले से ही पैट्रियट 3 तैनात है और पैट्रियट 3 के बाद अब थर्ड का भी वहां तैनात किया जाना, इसका सिग्निफिकेंस भी है। अमेरिका के जरिए तैनात किया जाना, इसका सिग्निफिकेंस है सर। देखिए जो थर्ड है ये टॉप नॉच में है। S-500 की जब बात कर रही है, HQ-29 की आपने बात की थी चाइना, उसके रेंज पे। तो आपने बात पैट्रियट तो था ही, थर्ड ले आए, उसको कहीं ना कहीं डर है ईरान से, दैट्स व्हाई लगाए गए। और थर्ड भी बैटरीज बहुत लिमिटेड, अभी भी देखिए इजराइल में देखिए तो 3 ही बैटरी पहुंची है। उसी तरह थर्ड तो मांग ही रहा है, मगर वहां नहीं देकर के इन्होंने यहाँ दे दिया। ये भी दिखाता है कि कितना। और यहाँ पर ईरान के अलावा सबसे बड़ा इनको डर हूती से है। हूती फायर करता रहा है और इसको अभी तक तो बचते रहे हैं। अब थर्ड के आ जाने के बाद मेरे ख्याल से और भी उनकी एयर डिफेंस सिस्टम, और ये देखिए टर्मिनल गाइडेड, ये जो कहते हैं सर इसको टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। ये जो है ये क्या वाकई सर ये दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है या इसका परखा जाना बाकी है? देखिए कहा तो जाता है कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ये एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि एरिया डिफेंस सिस्टम है। एक आप डायगोनल रेंज लेके चलो तो आप फायर पावर अम्ब्रेला हम जब बनाते हैं तो हम एल्टीट्यूड देखते हैं और रेंज देखते हैं। 150 किलोमीटर दूर एक्सोथर्मिक और 200 किलोमीटर तक सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ ये मार कर सकता है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं स्पेस से हमारे ऊपर, जिनमें मल्टी टारगेट्स हैं, जिनमें मल्टी म्यूनिशंस हैं, उन सबों को वही डिस्ट्रॉय करता है जिसके पहले कि वो सेपरेट हो सके। तो ये बात इसमें निकल कर आती है। इसलिए और स्ट्रेटेजिक बैलेंस चाहिए रियाद को, उसको खलीफा रहना है उस एरिया का। यही नहीं है रीजनल स्टेबिलिटी में वो ये ईरान के साथ ही नहीं, वो चाहता है कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी रहे। मैं जुलाई से चल रही थी बातें, पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है, सब कुछ पहले से हो रखा है। अब तो मिसाइल्स भी दे दिया उनको उन्होंने, 8 से ज्यादा लॉन्चर के साथ ये इक्विप्ड है थर्ड, और वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप क्लास अभी एयर डिफेंस सिस्टम है, एरिया डिफेंस सिस्टम है। नजदीक के भी और दूर के भी दोनों टारगेट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी थर्ड में है आज। तो ये और अगली खबर ये कि इंडोनेशिया में लोगों का सड़क पर हिंसक प्रदर्शन चल रहा है। राजधानी जकार्ता समेत कई शहरों में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मकासर शहर की लोकल असेंबली में आग लगा दी गई। सांसदों की सैलरी बढ़ाने के खिलाफ हैं लोग। राष्ट्रपति सुबियांतो ने चीन यात्रा रद्द कर दी है। 3 सितंबर को चीन में विक्ट्री डे के दौरान समारोह में जाना था। और यहाँ पर देखिए जो वर्ल्ड ओवर अनरेस्ट जहां जहां चल रहा है, जहां जहां फ्लैश पॉइंट्स हैं, वो सब कुछ हम आपको प्रतिशोध में बताते हैं। और यहां पर आप यही देख रहे हैं, इंडोनेशिया में भी ये बवाल हो रहा है। ये खैर उनका ये मामला दूसरी तरह का है, इंटरनल मामला है। और लेकिन ये इंटरनल मामला जाहिर है ये अनरेस्ट दुनिया में तमाम जगहों पर चल रही जो अस्थिरता और अनरेस्ट की स्थिति है उसमें एक और कड़ी के तौर पर सामने तो आ ही रहा है। जनरल सिन्हा, देखिए ये जो चीज हुई है, स्पेशली देयर इज बिग डिवाइड इन इंडोनेशिया, जो रूलिंग क्लास हैं और नीचे हैं। तो देखिए जब भी ये गैप बढ़ेगा, मैं उस तरह से एक आकलन करूंगा, तो वो चीजें लगेगी। और इन्होंने मान ली है बात, उन्होंने मान लिया है, उसको कम किया है। जो डिफरेंस है वहां पर इंडोनेशिया में एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी। वहां पर इंडोनेशिया में भी लोग अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, ये पहली बात। और सिचुएशन इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है कि सत्ता का परिवर्तन भी हो सकता है इसलिए, क्योंकि इस कारण तो सर ये बहुत बड़ा सबक उन लोगों के लिए नहीं है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए, जहां पर उनका जो एलीट क्लास है, जो वहां के हुक्मरान है, वहां की जो फौज है पूरी मौज ले रही है और अपने अवाम के हाथों में कटोरा थमा दिया गया है। श्रीलंका में भी यही किया गया था, इसीलिए वहां वो अनरेस्ट दिखाई दिया था। यहाँ भी वही हो रहा है और अब पाकिस्तान में भी ये बहुत जल्द, और बलूचिस्तान वगैरह में तो ऑलरेडी चल रहा है। विश्व के हर एक कोने में होगा। 21वीं सदी में यही है, यही होगा। जो डिफरेंस है ना, खाइयां
हाँ। आप नहीं कर सकते। हाँ। आपको सामान्यताएं लानी पड़ेगी, और भारत में सामान्यता है, इसके कारण हम आप लोग सब कोई ऊंच नीच जाति नहीं है। हाँ, नहीं, ये वाली स्थिति जहां पर आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को अपने समाज में जन्म देते हैं, वहां ये कि जो जितनी मेहनत करेगा उसके पास उतने रिसोर्सेस होने की गुंजाइश रहेगी, ये वाली स्थिति तो आपको बनानी पड़ेगी, वरना सारे लोग नाकारे हो जाएंगे। लेकिन साथ में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लास के बीच में इतना फर्क, इतनी बड़ी गहरी खाई ना होती जाए कि एक दिन वो रिवोल्ट में तब्दील हो जाए। और इन मुल्कों ने नहीं किया है, पाकिस्तान भी अब ये देख रहा होगा। खबर, अगली खबर देखिए, मिस्र में भारत करेगा शक्ति प्रदर्शन, जल थल वायु सेना दिखाएगी ताकत, भारत के 700 जांबाज सैन्य अभ्यास में शामिल होंगे। इस अभ्यास का नाम है ब्राइट स्टार 2025। इसमें कई देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। मिस्र में भारत करने वाला है शक्ति प्रदर्शन, इजिप्ट के साथ ये ड्रिल। कैप्टन श्याम, देखिए, नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए जो कहते हैं ना, गेट ऑफ यूरोप है, जो मेडिटेरियन, खासकर ईस्ट जो मेडिटेरियन है, वहां पे टर्की और ग्रीस का 36 का आंकड़ा है। आप कह सकते हो कि भारत इस बात को समझता है। हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे, उसके बाद हमारे नेवल चीफ वहां गए, और उसके बाद हमारे एयर चीफ वहां गए हैं। और हम लगातार आइनस तमाल, जो लास्ट शिप है, वॉरशिप रशिया से जो हमने बनाया है, खरीदा है, वो वहां से गुजर रहा था। उसने भी एक्सरसाइज किया है। इंडियन नेवी के एक और शिप वहां पे डिस्ट्रॉयर गया था, स्टेल्थ फ्रिगेट, उसने भी अपना कमाल दिखाया वहां पे। भारतीय वायुसेना वहां पर है। ये जो एरिया है ना, वो ऑयल गैस पाइप और इस पे वर्चस्व करने का टर्की चाहता है कि वो हमारे कंट्रोल में रहे। वो अपने को मानता है एक तरह से ब्रिज, कहां का, तो वो ब्लैक सी का और मेडिटेरियन का। मैंने कहा था डायरेक्ट डेनिस की जो स्टेट्स है वहां से, तो वो उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए साइप्रस को भी हम ले रहे हैं, हम उसको घेर रहे हैं। ये जो इनकी जो पॉलिसी है ना, टर्की को पाकिस्तान का, उसका असर हम ये दिखा रहे हैं, जो पाकिस्तान टर्की का जो बन रहा है संयोग। तो इस तरह के जो खतरनाक गठजोड़ बन रहे हैं, इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस का एक महत्व ये भी होता है, उनको भी संदेश देना है कि असल में सिग्निफिकेंस तो इधर है। और पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, गिलगिट बाल्टिस्तान के चिलास में क्रैश हुआ है। हादसे में 2 पायलट समेत 5 की मौत हुई है। MI-17 नए हेलीपैड पर टेस्ट लैंडिंग कर रहा था। हादसे की वजहों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। इस खबर में अब एनालिसिस का वक्त नहीं बचा है, इसलिए बहुत धन्यवाद करूंगा सर। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट पॉसिबल टुडे। बहुत धन्यवाद। ये आज खतरनाक बारिश चल रही है दिल्ली में, और उसमें से ट्रैफिक के बीच में से नेविगेट करते हुए इतनी जल्दी स्टूडियो तक पहुंचना, आपका बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।